नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में इस समय सुरक्षा को लेकर एकदम से चिंता और तनाव बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल सरहदों की सुरक्षा की बात है, बल्कि देश के भीतर जिस तरह नागरिक समुदाय को डराया जा रहा है वो भी काफी चिंताजनक है। कुछ एक हालिया जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो आपके सामने रखता हूं। यूट्यूब चैनल 4 PM को अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद कर दिया जाता है। 4 PM के एडिटर संजय शर्मा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि आखिर उनके चैनल से किस तरह देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी। इसका कोई कारण हो तो जरा बताया जाए। संजय शर्मा इसके बाद जब कोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं। उससे पहले भी आइए जरा उनकी छोटी सी बानगी सुनते हैं। बहुत कुछ यहां समझने की जरूरत है कि आखिर मीडिया के ऊपर, आखिर बोलने यानी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर पहरा क्यों लगाया जा रहा है, और खासकर पहलगाम के बाद देश में यह नया बवाल क्या मचा हुआ है। बवाल उससे पहले भी है, लेकिन उसके बाद यह बवाल बढ़ता क्यों जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। थोड़ी सी छोटी सी एक बानगी संजय शर्मा की। लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। मैं हैरान हुआ। मैंने यूट्यूब को मेल करके पूछा है कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो भारत सरकार को लगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मैंने ट्वीट पे लिखा भी, एक्स पे लिखा भी कि जितना पूरी सरकार और मोदी जी देश को प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं देश को प्यार करता हूँ। उनको थोड़ा समय लगेगा, मुझे देश के लिए जान देने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जो हमारी मातृभूमि है, वो हमारे लिए पहले क्यों नहीं थी। ये पूछना क्या देश हित के खिलाफ है? मोदी जी देश नहीं है, ये मैं मानता हूं। और लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सवाल पूछने की आजादी होती है। अगर सरकार को कोई लगा था कि कोई मेरा वीडियो गलत है, जो देश हित के खिलाफ है, तो मुझे एक मेल करते, मुझसे कहते कि ये वीडियो खराब है, खिलाफ है देश के, आप इसको हटा दीजिए। अगर मैं देखता कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई चीज खराब है तो मैं खुद उसको हटा देता। हो सकता है, मैं दावा नहीं कर रहा कि बहुत सारे वीडियो जाते हैं, हो सकता है सरकार के एक्सपर्ट को लगे कि ये देश के खिलाफ है, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। पहले मुझसे पूछते तो। सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामला गया था एक बार कि किस तरह चल, तो यहां संजय शर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि आखिर सरकार को यह तो बताना चाहिए था कि कौन सा वीडियो खराब है, कौन सा देश के हित में नहीं है, मैं हटा देता। लेकिन सरकार ने बिना कुछ बताए, मेल आता है यूट्यूब से कि आपके चैनल को नेशनल सिक्योरिटी के तहत सरकार ने कहा है कि इसको चैनल को रोक दिया जाए, हटा दिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा उदाहरण है नेहा सिंह राठौर का, जो लोक गायिका हैं और ज्वलंत मुद्दों पर लोकगीतों के जरिए सवाल करती हैं। आप जानते हैं उनको, और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जबकि उनसे सारे सवाल जो हैं, उनके जो सारे सवाल हैं वो राष्ट्रहित और जनहित से जुड़े हुए थे। आखिर नेहा सिंह राठौर के ऊपर भी FIR दर्ज करवाया जाता है, मामला दर्ज हो जाता है वो लखनऊ में। नेहा सिंह राठौर इसके बाद कहती हैं कि मेरे पास सिर्फ मेरे अकाउंट में 530 रुपए हैं, और कोई एडवोकेट जो मेरे केस को लड़ सकता हो तो कृपया आप मेरी मदद करें। इसके बाद क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले नेहा सिंह राठौर को भी सुनिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो सुन रहे थे आप यहां नेहा सिंह राठौर को साफ साफ इसके बाद FIR दर्ज होने के बाद अपनी बात रख रही हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रही हैं, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही शिक्षिका हैं माधुरी काकोटी,
उन्होंने भी अपने, आप जानते हैं कि वो अपने तंज भरे लहजे में सरकार को आईना दिखाने का काम करती रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके वीडियो देखते हैं और विचार करते हैं कि हाँ, वाकई ये जो कह रही हैं सही तो है, लेकिन सरकार को इसमें काफी कुछ गलत नजर आया और उन पर भी मामला दर्ज हो गया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर हैंडल पर जो कुछ लिखा है जरा उसको देख लीजिए। लिख रही हैं, एक लंबी चिट्ठी लिख रही हैं, डॉक्टर मेदुशा के नाम से जानी जाती हैं, माधुरी काकोटी लिख रही हैं कि पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले पर सरकार से सवाल पूछते वीडियो और ट्वीट के संदर्भ में मैं ये स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। मेरे द्वारा किए गए ट्वीट और बनाए गए वीडियो में आतंकवादी, आतंकी शब्द सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा समर्थित और प्रायोजित आतंकवादियों के लिए है, जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर भारतीयों की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। इन सभी आतंकवादियों की और ऐसे पाकिस्तान समर्थित हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। भारत की अस्मिता और अक्षुण्णता के लिए ऐसी विषम परिस्थिति में हम सभी को एकजुट रहने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मेरा हर ट्वीट, हर वीडियो इसी बात को बार बार दोहराता है और दोहराता रहेगा। मुझे अत्यंत दुख है कि एक शिक्षक होते हुए भी मैं ये समझा नहीं पाई कि मेरा आशय क्या था। भाषा विज्ञान की डिग्री रखते हुए भी मेरी भाषा इतनी साफ नहीं हो पाई कि मेरे देशवासियों तक मेरा संदेश सीधा पहुंचे। देश में एकता और शांति का संदेश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे संविधान द्वारा कहे गए मेरे दायित्वों का पूर्ण श्रद्धा से निर्वहन करते हुए मुझे पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। इससे मेरी और मेरे विश्वविद्यालय की आत्मा पर चोट लगी है। हमारी छवि धूमिल हुई है। मेरी देशभक्ति पर सवाल खड़ा हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे शब्दों के अर्थ का अनर्थ हुआ है और आपको दुख पहुंचा है। मैं कल भी अपने देश और देश के लोगों के साथ खड़ी थी, आज भी हूं और मरते दम तक रहूंगी। जय हिंद, जय संविधान। यह लिखना है माधुरी काकोटी का, यानी डॉक्टर मेदुशा का। ये 3 नाम जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने अब तक शायद सरकार पर न कोई तंज कसा न सवाल उठाए। ये सब ऊपर के जितने थे उसमें तो सवाल उठाए थे, लेकिन अब जो 3 नाम आप देखे, पहले संजय शर्मा, उसके बाद नेहा सिंह राठौर और माधुरी काकोटी, लेकिन अब 3 नाम और रखना चाहता हूं आपके सामने। और ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों में जो व्यस्त रही हैं, लेकिन गलत को गलत कहने और सही को सही कहने का हिम्मत इन्होंने दिखाई है। अब इनकी सुरक्षा पर बनाई है। इनमें 3 नाम जो है वो अब आपके सामने रख देता हूं। पहला नाम है हिमांशी नरवाल का, जिनके पति नेवी ऑफिसर विनय नरवाल पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए। आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा, लेकिन हिमांशी का कहना है कि इसके बदले देश के मुसलमानों को, कश्मीरियों को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि इसमें उनका कसूर नहीं है। इस विवेकपूर्ण बात के लिए अब हिमांशी ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। और हिमांशी ने कहा क्या था जरा वो सुन लीजिए, आखिर क्यों ट्रोलर्स उनको निशाने पर ले रहे हैं। जरा ये जो पहले 3 नाम, उसके बाद 3 नाम और रख रहा हूं आपके सामने, जिसमें पहला नाम हिमांशी का है, हिमांशी नरवाल का है। सुनिए। I do not want any hatred. This is what I have. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are donated. चलो, तो यहाँ पे आप सुन रहे थे, हिमांशी कह रही हैं कि हमको पीस चाहिए, साथ साथ जस्टिस भी चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान या कश्मीरी इन सब के नाम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरा नाम है ऐशन्या द्विवेदी का। ऐशन्या द्विवेदी, उनके पति शुभम द्विवेदी, ये भी पहलगाम में मारे गए। ऐशन्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो अब लोग उन पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐशन्या ने क्या कहा है, उनकी जुबानी सुनिए। केंद्र की अभी कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक हमें कोई भी बदला नहीं मिलेगा। आतंकवाद खत्म करना है और शुभम को शहीद का दर्जा दिलाना है। तो ये शुभम को शहीद का दर्जा दिलाना है, ऐशन्या कह रही हैं, जिनके पति शुभम द्विवेदी मारे गए, उसी में वो धर्म का नाम लेकर जब आतंकी मार रहे थे तो उसमें से एक ये भी थे। तीसरा नाम है नैनीताल की शैला नेगी का।
शैला नेगी जो इस समय नफरती ब्रिगेड के निशाने पर आ गई हैं। नैनीताल में एक उम्रदराज मुस्लिम ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इसे लेकर वहां जमकर बवाल हो रहा है। वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शैला नेगी ने उपद्रव कर रहे हिंदुओं को समझाने की कोशिश की कि किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे समुदाय को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, सही नहीं होगा। निश्चित ही ये एक समझदारी भरी और विवेकपूर्ण बात थी, लेकिन लोगों का गुस्सा शैला पर भड़क उठा। क्या कुछ शैला ने कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। आप कमेंट्स की बात करते हैं, आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना, तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहां पहुंच गए हो? आप अपने मानसिक। तो इन हालिया एग्जाम्पल से, इन हालिया उदाहरणों के अलावा कुणाल कामरा प्रकरण भी है दोस्तों, जहां बिना नाम लिए पैरोडी उन्होंने गाई तो सरकार इससे बुरा मान गई। सरकार को तब भी बुरा लगा जब बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसे भी बैन कर दिया गया था। न्यूज क्लिक का मामला आपको याद होगा, उस पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगी थीं। इसके अलावा कई पत्रकारों, समाज सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जाता रहा है। बस्तर के पत्रकार, आप जानते हैं, मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ऐसी तमाम घटनाएं जो हैं, ऐसी सारी घटनाएं जोड़ी जाए तो एक भयावह तस्वीर सामने बनकर उभर रही हैं, उभरती हैं, जिसमें एक समाज के तौर पर हम बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। संविधान तो दांव पर लगा ही है, उसके साथ हमारे अधिकार, हमारे हित, सब कुछ चंद लोगों के रहमो करम पर आ गए हैं। आखिर किस दिशा में जा रहा है देश? पहलगाम के बाद देश में आखिर नया बवाल क्यों मच गया है? बोलने की आजादी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे और 4 PM से लेकर तमाम शैला नेगी तक सब पर बात करेंगे हम कुणाल कामरा पे भी, और बात करेंगे हम नेहा सिंह राठौर पे भी, और बात करेंगे सबके सेंटर पॉइंट में आपकी हमारी अभिव्यक्ति पे। आज हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज अपूर्वानंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़े हैं। अपूर्वानंद जी, आप जानते हैं अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, साहित्य के, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अपूर्वानंद जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत है हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी का। जयशंकर जी का एक दूसरा परिचय भी है। जयशंकर जी प्रेस काउंसिल के एक नहीं बल्कि 2 बार मेंबर रहे हैं, और उस हिसाब से भी आज जब हम अभिव्यक्ति और प्रेस इन सब की बात कर रहे हैं तो उस लिहाज से भी जयशंकर जी का यहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पंकज चतुर्वेदी जी को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पंकज जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तमाम साथी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज रविवार का दिन, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लगातार खबरों की बात हम करते हैं। इन्हीं खबरों में अगर आप कोई खबर थोड़ा सा अपने विचारों के साथ रख देते हैं, परोस देते हैं, तो आखिर क्यों सरकार को परेशानी हो जाती है, सत्ता पक्ष को परेशानी हो जाती है, चाहे आज का सत्ता पक्ष हो या कल का सत्ता पक्ष हो, यही समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया। देखिए, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने हमें दी है, और संविधान आज खतरे में है, हर मोर्चे पर दिख रहा है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अभिव्यक्ति पर बहुत हल्का वर्ड होगा कि पहरा है, बल्कि तालिबानीकरण आप बोलिए, अभिव्यक्ति पर जो तालिबानीकरण है, तालिबानी शासन में जो अभिव्यक्ति पर पहरा दिखता है, वो हमारे देश में बनने लगा है। और डिस्टोर्शन जो है तथ्यों का, उसके साथ होता है कि हमारी बात मानिए और आपकी बात गलत है, इस तरह से हो रहा है। शासन का अभिव्यक्ति पर कब्जा हो गया है, वो अपने ही तरीके से चाहते हैं कि अभिव्यक्ति हो, ये एक दिख रहा है।
दूसरा है कि मैंने तालिबान से इसलिए जोड़ा, जो एक भीड़ तंत्र पैदा हो रहा है, वो भीड़ डिसाइड कर रहा है कि क्या बोला जाना चाहिए, क्या करना चाहिए और उसका पनिशमेंट क्या होगा। मतलब शासन नाम की चीज नहीं है देश में। अभिव्यक्ति को कोई अपने तय कर लेता है कि ये गलत है और वही तय कर देता है कि इसकी सजा बलात्कार होगी, इसकी सजा मॉब लिंचिंग होगी, इसकी सजा कुछ और तरीके से होगी, ये वही तय कर देता है। तो ये बहुत अभी तक का जो विमर्श रहा है वो अभिव्यक्ति की आजादी पर शासन का अंकुश जो है उस पर सीमित रहा है, लेकिन अब ये बहुत भयावह रूप में सामने आ गया है कि शासन की इच्छा को उसको मानने वाला या उससे प्रेरित समूह जो है उसको अपने रूप में बयां करने लगा, अपने रूप में डिक्टेट करने लगा है और इस समूह को पूरी तरह से शासन का समर्थन हासिल है। इसका मतलब यह है कि शासन से अलग एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर। तो हमारे यहाँ तो ये स्टेट एक्टर भी है, इसके बावजूद नॉन स्टेट उसका ये है, संरचना उसकी नॉन स्टेट है, जिसमें सरकार बोले हम तो नहीं है, ये भीड़ है, लेकिन दरअसल भीड़ इस सरकार द्वारा पोषित है, उसके विचारधारा से आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है और यहीं पर इसकी तुलना फासिज्म से होती है, फासिज्म से की जा सकती है, क्योंकि ये रूप हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। भाई बहुत से लोग जब भी अभिव्यक्ति की बात आती है तो इमरजेंसी की बात करती है, इमरजेंसी वगैरह तो बहुत छोटा रूप नजर आता है आज के दौर में। आज शासन अपने ऐसे एजेंट्स को सक्रिय किए हुए है जो कि अभिव्यक्ति को पूरी तरह से अपने हिसाब से संचालित करना चाहता हो। ये हमारे अपने लोगों के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है। और जब कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संदर्भ में बात होता है तो हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ है, जब कभी दलित और सवर्ण के संदर्भ में होता है तो दलित की जनता के खिलाफ है, जब हिंदू मुसलमान के संदर्भ में होता है या अल्पसंख्यक के संदर्भ में होता है तो अल्पसंख्यक के खिलाफ है। यानी ये अभिव्यक्ति की आजादी राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी से भी ऊपर एक बड़ी चीज जो होती है उस पर खतरा बन करके पेश हुई है। जी राजीव। जी प्रशांत जी, आपसे समझना चाहता हूं, कई नाम आप लोगों के सामने रखा हूं, संजय शर्मा 4 PM से लेकर शैला नेगी तक और नेहा सिंह राठौर, मेदुषा, इन तमाम लोगों के नाम आपने सुन लिए। जरा इनकी कार्य पद्धति और फिर धीरे धीरे अगर सरकार के जो विचार हैं, जो कुछ हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन है, उसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए राजीव जी, यहाँ पे अपूर्वानंद जी बैठे हुए हैं, पहली बार हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और वो इन सब चीज़ों पे, इन सब मुद्दों पे बहुत मुखर रूप से बात रखते हैं। जयशंकर जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं। मैं ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो हम लोग उस दिशा, उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है क्या। लेकिन सबसे पहले जो, क्योंकि आपने शुरुआत की और जो मामला अभी जो संज्ञान में है वो पहलगाम की घटना को लेकर है। और उस पहलगाम की घटना का कारण क्या है कि बीजेपी और उनका जो समर्थक मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है, ये बीजेपी के लिए नैरेटिव एक खड़ा करता है और वो नैरेटिव मूलतः हेट स्पीच का होता है, ध्रुवीकरण का होता है, जिसके निशाने पर मुसलमान होते हैं, दलित होते हैं, सिख होते हैं, किसान होते हैं, महिलाएं होती हैं। अब कश्मीर में जो पहली बार ये हुआ हाल फिलहाल में, कई मतलब 2-1 दशकों में भी, कि इतनी बड़ी संख्या में सैलानियों पर हमला हुआ। अभी तक हमले होते थे सुरक्षा बलों के स्टेशंस पर, पहली बार सैलानियों पर हुआ। और उन सैलानियों के, टूरिस्ट के घर वालों ने जो जिस तरीके से परिपक्वतापूर्ण बात की, जिस तरीके से उन्होंने बहुत इंसानियत को आगे रखा अपनों को खोने के बावजूद जी, उससे पूरा ये जो गोदी मीडिया और इनका जो एक इकोसिस्टम है वो विफल हो गया एकदम।
तो एक तो गुस्से का कारण ये था। जी। अब मैं आता हूँ सिलसिलेवार कानून के मामले पे। चैनल 4, देखिए देश चलेगा संविधान और रूल ऑफ लॉ से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है चाहे मीडिया 1 के पर, और वो फैसला क्या कहता है, उसका चैनल मीडिया 1 एक केरला का चैनल था, उसको प्रतिबंधित कर दिया सरकार ने। 2023 में वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया और उन्होंने कहा कि बहुत ही वेग, यानी बहुत ही जो स्पष्ट नहीं है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बना के आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं रोक सकते, ये संवैधानिक नहीं होगा। ये मीडिया 1 में बहुत स्पष्ट तौर पे आया। मैं इसलिए उस चैनल 1 मीडिया 1 का बात कर रहा हूँ क्योंकि यही आरोप संजय शर्मा के 4 PM चैनल पे लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा। उस फैसले में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वहीं से सील बंद कवर जो है लिफाफों का चलन भी खत्म हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला था वो, जो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कैसे। किसी थंबनेल के आधार पर, किसी ट्वीट के आधार पर, किसी विश्लेषण के आधार पर आप ये नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हम लोग मीडिया वॉचडॉग से भी जुड़े हुए हैं, देखिए सरकार का रोल कंटेंट को रेगुलेट करने का नहीं होता किसी भी डेमोक्रेसी में, ना हमारी डेमोक्रेसी में इसका स्कोप है। इसका ये काम, अगर सरकार को दिक्कत भी है, मैं एक आदर्श सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, अगर सरकार को दिक्कत भी है तो सरकार प्रेस काउंसिल में जाए, सरकार मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है संपादकों की वहाँ जाए और कहे कि ये डिजिटल मीडिया की भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डीबी लाइव भी मेंबर है, वहाँ जाए और कहे कि आपके मेंबर ने ये चीज़ गलत की है, इसको आप एड्रेस कीजिए, कंप्लेंट कीजिए वहाँ पे। ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी रिड्रेसल कमीशन भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसका चेयरमैन, वहाँ जाइए आप। सरकार ने वहाँ न जाकर सीधे पुलिस का। अब दूसरा एक मामला क्या है कि अगर आप इसकी स्टडी करें, बहुत अभी मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि और लोगों को सुनूंगा मैं। देखिए, एक तो हेट स्पीच का कोई कानून नहीं है हमारे देश में, पहली बात। जो आईपीसी में 295A था, जो बीएनएस में अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 299 है, इसमें ऐसे कोई चीज़ इशारा या लिख कर या बोल कर आप नहीं कर सकते जिससे समाज के दो वर्गों में बढ़े, नफरत बढ़े। लेकिन अलग से कानून नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, उत्तराखंड में क्यों हो रहा है, ये एफआईआर लखनऊ में क्यों हो रही है, ये सारा कुछ दिल्ली पुलिस क्यों कर रही है ये काम, या कुणाल कामरा का मामला महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है। थिंक टैंक्स की स्टडीज कहती हैं 80% हेट स्पीच के मामले बीजेपी रूल्ड स्टेट में होते हैं, पुलिस के दम पे होता है मामला, बाहर नहीं हो रहा है, बाहर केवल 20% है। आपको एक एग्जांपल और दे दूं कि कर्नाटका की सरकार जब तक बीजेपी की थी, तमाम मुस्लिम महिलाओं के ऊपर जो है अंकुश था, बहुत हेट स्पीच थी, स्कूल जाने से रोक रहे थे, कॉलेज जाने से रोक रहे थे, एग्जाम देने से रोक रहे थे। जैसे वो सरकार गई, खत्म हो गया सब। तो ये सारा मामला जो है वहीं हो रहा है जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं, 80% के लगभग। जी राजीव जी आना चाहता हूं जरा जयशंकर जी आपके पास भी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के दो बार आप मतलब 6 साल लगातार मेंबर रहे और पत्रकार तो हैं ही, ज़रा आपसे भी समझूं कि जो चल रहा है इसको लेकर और ख़ासकर पहलगाम के बाद आखिर ये बातें ज़्यादा उभर कर क्यों आ गई हैं? क्या देश की सुरक्षा को खतरा, और उसमें भी अखबार, मीडिया, बोलने की आज़ादी, या जो कोई बोल रहा है उसके ऊपर ट्रोलर्स, कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, देश की सुरक्षा पर तो नहीं, देश के शासकों
कि सत्ता पे खतरा मंडराते हुए दिख रहा है, ये बात सच है। क्योंकि पहलगाम घटना के बाद जो सत्ता पक्ष था हमारा, सत्तारूढ़ दल है हमारा और नेतृत्व है, उसकी जो उम्मीदें थी कि जिस तरह से पुलवामा की फसल इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में काटी थी, इसी तरह का लाभ उनको पहलगाम के आतंकवादी हमले को लेकर के होगा। और जिस तरह से सारे टीवी चैनलों के हवा फैलाई गई कि साहब ये हिंदू मुसलमान का था मामला, आतंकवाद तो था लेकिन हिंदू मामला था, क्योंकि वो कलमा पढ़वाया, खतना देखा और पूछा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, इस तरह से जो हत्याएं की गई, उसका जो इस ढंग से होना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए। जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, टूरिस्टों को जिस तरह से वहां पे लोगों ने हाथों लिया, हमले के दौरान एक शहीद हुआ जो सवारी कराता था, आदिल हुसैन साहब। बल्कि एक चैनल पे मैं था, मैं पूछा कि भाई आप बार बार 26 लोगों की बात करते हैं कि 26 लोग मारे गए, उसमें कलमा और खतना और हिंदू मुसलमान सब करते हैं, लेकिन कभी भी एक बार एक नाम बताते हैं क्या लेकर के कि आदिल हुसैन साहब जो है एक पर्यटक को बचाते हुए अपनी जान जिसने दे दी, या जो नजाकत चाचा था उसने 2 बच्चों को अपने सीने से लगा करके ले गया, जमीन के अंदर नीचे लेट गया, उसको बचाया उसने और पीठ पर धो करके ले गया अपने घर की तरफ। ये तमाम जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम पैसे देंगे, खाना देंगे, सब कुछ देंगे। ये कभी आप टीवी चैनलों पे दिखा रहे हैं क्या? चुप्पी साथ है। तो वो, लेकिन उसके बावजूद देश भर में जो इनकी उम्मीदें थी वो तो सफल नहीं हुई। तमाम तरह से सवाल खड़े होने लग गए कि भाई आपने कहा था कि जब नोटबंदी किया तो कहा कि आतंकवाद की कमर टूट गई, 370 हटाया तो कहा कि अब तो आतंकवाद खत्म हो गया, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ तो आपने कहा कि साहब अब तो आतंकवाद की जड़ें ही खत्म कर दिया हमने, तो वहाँ इतने लोगों को घुस करके मारा है। उसके बावजूद इतनी घटना 370 हटने के बाद राजीव जी 35 लोग मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। जितनी घटनाएं हुई है उसमें सुरक्षा बलों की जवान की है और हमारे नागरिक। लेकिन अब इसकी जवाबदेही किस पे है? तो अगर नेहा राठौर सवाल उठाती है, अगर डीबी लाइव या संजय शर्मा का 4 PM सवाल उठाता है, या मेडूसा डक्सा उठाती है सवाल, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर एक डर, कायर लोग है ना, बेसिकली ये लोग कायर लोग, ये जबानी लड़ाई ज्यादा करते हैं। अब आप सिंधु जल का पानी रोक देंगे, अब आपने कहा कि हम आयात रोक देंगे, पाकिस्तान से आयात रोक देंगे, तो आयात तो हमारा कम है, निर्यात ज्यादा, तो निर्यात प्रभावित हो जाएगा, वो रोक देंगे। ठीक है, करो भाई, सब कुछ करो जो कर सकते हो जिससे आतंकवाद खत्म हो जाए, हर भारतीय आपके साथ। बिल्कुल। लेकिन आपके किसी भी किए से आज तक तो कुछ भी हुआ नहीं। और जिस ढंग की ये कार्रवाइयां हो रही हैं, मतलब जैसे कई बार चर्चा होती है इमरजेंसी और अघोषित आपातकाल, मैं सदा ही नहीं मानता हूँ कि अघोषित काल का दौर है, ये आपातकाल के बाप का दौर है। इमरजेंसी जो हमने देखा है, इमरजेंसी में हमको मालूम था कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या होगा। इस समय तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे और बोलने के बाद आपका क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और जो तथाकथित हिंदुत्व की लहर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कौन सा हिंदुत्व है भाई? ये सारी लड़कियां हिंदू हैं, चाहे नरवाल हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे वो क्या नाम है उसका, इसके पति शैला नेगी है, शैला नेगी है। तो आप हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं ना, हिंदू बच्चे के साथ बलात्कार करने की बात कर रहे हैं ना जी। पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो आप कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं है। आप पानी रोक देंगे जो 20 साल लगेगा रोकने में, वो तो बात नहीं समझ में आ रही है। अडानी से कहा कर बिजली नहीं कटवा सकते हैं, वहाँ पावर कनेक्शन खत्म करा दीजिए, खत्म हो जाएगा मामला। सज्जन जिंदल के सारे व्यापारी हित जो है पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, वो नहीं करेंगे। BSF का जवान हमारा अभी भी पाकिस्तान की सेना के कब्जे में, 8 दिन से अधिक का समय हो गया, उसके बारे में तो सरकार अब कोई चर्चा ही नहीं कर रही। शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री हमारे एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, मन की बात पे नहीं लिया। सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हो रही है, चले गए वो मधुबनी में, बिहार में, जहाँ चुनाव होने वाला कुछ महीने बाद, वहां राजनीतिक भाषण कर रहे हैं, अंग्रेजी में भाषण डाल रहे हैं। मतलब शर्म नहीं आती है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर आप कर रहे हैं और केरल में जाकर कह रहे हैं कि साहब इस मीटिंग में ये शशि थरूर आ गए और चीफ मिनिस्टर विजयन आ गए, तो कुछ लोगों की नींद हराम हो जाएगी। मतलब वहां भी तंज कर रहे हैं आप, राष्ट्रीय सुरक्षा समझ में नहीं आ रही है, पहलगाम आपके दिमाग से गायब है और आप वहां तंज कर रहे हैं। भाई चीफ मिनिस्टर है उस राज्य के, वहां कोई प्रोग्राम होता है वो आएंगे ही आएंगे।
शशि थरूर त्रिपुरम के सांसद है, वो उस प्रोग्राम में आएंगे ही आएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उस पर आप तंज कर रहे हैं। और कहने का मतलब है कि जरा सी भी गंभीरता आतंकवाद को लेकर के आप में नहीं है। आप सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान की बात करते हैं। राजीव जी बस 2 मिनट और है जी। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करी है आपने, क्योंकि सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में सभी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खत्म करने का, नष्ट करने का काम किया, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो। अब आप ताज्जुब करिएगा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 8 साल से वेकेंट है, 8 साल से उसका कोई गठन नहीं हुआ, नई प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन नहीं हुआ। अक्टूबर में हम लोग का कार्यकाल खत्म हुआ, हमारा दूसरा कार्यकाल खत्म हुआ, उसके बाद से कोई गठन नहीं हुआ। उसके पहले वाले कार्यकाल में 8 महीने के बाद चेयरमैन साहिबा का अपॉइंटमेंट, 8 महीने तक जी कोई फंक्शन नहीं था, प्रेस काउंसिल ने कोई फंक्शन नहीं किया। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि फाइलों का अंबार जमा हो गया है प्रेस काउंसिल में, शिकायतों का, इसका कोई सुनवाई होने वाली नहीं। और ऐसी महिला को बनाया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कराया, उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हो गई, और वो उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, वहां उन्होंने किया। उसके बाद अभी भी वो गुजरात में बनने वाला है, उसकी वो चेयरमैन हो गई। तो एक साथ वो प्रेस काउंसिल का काम भी देख रही हैं, एक साल बाकी भाजपा का काम भी कर रही हैं। जब भी कोई हम लोग इशूज उठाते थे तो उसको उनको एकदम तुनक हो जाती थी कि आप तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमने कहा भाई हम बोलेंगे क्योंकि हमारी, लेकिन उस पर अपना वीटो लगाती थी। तो इसलिए वो एक तरह से डिसफंक्शनल हो गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जो उम्मीदें होती थी वो कुछ हो नहीं रहा है। और जो बाकी जो है मीडिया में, जैसे मान लीजिए संजय शर्मा से आपको कोई शिकायत है, या नेहा सिंह राठौर या डॉक्टर मेरुसा के किसी पोस्ट से किसी, जी बिल्कुल, पोस्ट से आपको या उनके इस वीडियो से कोई तकलीफ है तो एनबीएसए है, वहाँ पे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, उसके पास आप जा सकते हैं। एनबीए तो कोई मतलब नहीं है। एनबीए का तो आपको हमने कई बार किस्सा बताया कि एनबीए में एक बार एनबीए, लेकिन ये डिजिटल मीडिया नहीं आता है उसमें, एनबीएसए में डिजिटल मीडिया पता नहीं किसमें आता है, अभी हम आता है, प्रशांत जी कह रहे हैं आता है, प्रशांत जी कह रहे हैं एनबीएसए के अंदर आता है ये प्रेस। जी प्रशांत जी एक मिनट। पहले वो एनबीएसए था, अब वो एनबीडीएसए है। अच्छा, डीएसए, अच्छा डिजिटल ऐसा, हाँ ठीक है, डिजिटल भी जोड़ दिया उसमें। तो प्रेस काउंसिल में तो कहता ही नहीं, ब्रॉडकास्ट एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में तो सिर्फ प्रिंट मीडिया है। प्रेस काउंसिल का काम जो है वो प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए मामलों को देखने की बात है। एक प्रस्ताव आया था कि एक मीडिया काउंसिल बननी चाहिए जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या हमारा जो है प्रिंट मीडिया, सबको मिला करके एक मीडिया काउंसिल बनाए। लेकिन सरकार उस पर हाथ धर करके बैठी हुई है। सरकार चाहती ही नहीं है कि किसी तरह का चेक एंड बैलेंस मीडिया पर हो। वो जिस तरह से वो टीवी चैनलों को, जो गोदी मीडिया के सो कॉल्ड गोदी मीडिया के चैनल हैं, उनको जिस तरह से वो डिक्टेट करती है, हाँकती है, चलाती है, वो चाहती है कि सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पे या यूट्यूब पे भी उसी तरह की आवाजें निकल कर आए। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये है कि कुछ न कुछ ऐसी आवाजें हैं जो निकल करके आ ही आती हैं और वो आ रही हैं। मतलब अपने ढंग से उनका एक प्रभाव भी है। जनता दरवाई तो जो पहलगांव का इनका जो खूनी खेल था, उस खूनी खेल में तो देश में रक्तपात हो जाता, लेकिन लोग समझ रहे हैं चूंकि सोशल मीडिया से या यूट्यूब चैनलों से जो सच्चाई खुल करके आ रही है। जी, कल्पना कर सकते हैं जिसने अपना पति खोया है, जो 4 दिन पहले जिसकी शादी हुई है, 1 हफ्ता पहले शादी हुई है, और वो जो विधवा हो गई है, वो कह रही है कि साहब अमन चाहिए, शांति चाहिए, और इसके लिए वो आतंकवादी जिम्मेदार है, उनको सजा दीजिए, मुझे न्याय करिए, लेकिन बाकी लोगों को उससे मत करिए। क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य यही है, उनका मकसद यही है कि देश में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार चौड़ी हो, आपस में झगड़े बढ़े, ताकि वो उनमें कामयाब हो। तो वो वही चाहते हैं। और वही जो हमारे तथाकथित हिंदुत्व के प्रेमी हैं, जो हिंदुत्व के ठेका लिए हुए घूम रहे हैं, वो लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो आप हिंदू बच्ची को साथ कह रहे हैं कि बलात्कार करना चाहिए, इसका तो बलात्कार होना चाहिए। भाई आप अपनी बेटी के बारे में भी बता रहे हैं क्या? यही बात जो गाली दे रहे हैं, जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं, तो आप हिंदुओं का, हिंदुत्व का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कहीं न कहीं ट्रोल ब्रिगेड के सदस्य हैं, जिसके लिए संघ परिवार आपको ये करता होगा, खुश रखता होगा, वो आप करिए, ठीक है। लेकिन हिंदू बहन बेटियों के साथ जिस तरह की आपकी भाषा है, वो आपको उस पर ध्यान देना होगा। आपकी लड़ाई अगर आतंकवाद से लड़िए, आप, कोई दिक्कत नहीं, हम सब साथ में हैं। आज तक भाई विपक्ष ने खुल करके कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार कदम उठाए उसके साथ है, लेकिन सरकार तो कोई कदम उठा ही नहीं दी।
और आप वहाँ का सोशल मीडिया बंद कर दिया, यूट्यूब हैंडल बंद कर दिया। अगर इस सब करने से अगर आतंकवाद खत्म हो जाता है तो ऐसा करिए, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना, कोई सकारात्मक परिणाम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अपूर्वानंद जी के पास आना चाहता हूं। बहुत सवाल, और जो बात यहां कह रहे हैं जयशंकर जी, उसी बात को अगर दूसरे ढंग से देखा जाए, जहां ये खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, यहीं से आपत्ति शुरू होती है। जो बातें अपूर्वानंद जी, जो बातें जयशंकर जी कह रहे थे, आपत्ति यहीं से शुरू होती है, डर यहीं से डर की शुरुआत होती है। और जिसमें अभी जितनी 6 लोगों की लिस्ट में 6 लोगों के नाम रख दिए शुरुआत में, संजय शर्मा हैं, डॉक्टर मेदुषा हैं, नेहा सिंह राठौर हैं, उनके बाद फिर 3 भुक्तभोगियों को देख रहे हैं, 3 महिलाएं, जिसमें हिमांशी नरवाल हैं जिनके पति की हत्या हो जाती है, ऐशन्या हैं जो शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद शैला नेगी हैं जो लड़ रही हैं नैनीताल में। उसके अलावा हमने बीबीसी को देखा, हमने न्यूज क्लिक को देखा, ये तमाम घटनाक्रम। और इसके साथ साथ बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि जैसे आप बोलने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आपके पीछे ट्रोलर्स लग जाएंगे या कुछ और, लगातार ऐसे घटनाक्रम। आखिर अपूर्वा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, थोड़ा उनको दोबारा जोड़िए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए पंकज जी के पास तब तक आता हूं। पंकज जी, ये पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, तो आखिर क्या इस पर रोक वैसे ही लगेगी जैसे 4 PM को बंद कर दिया गया? सरकार की जो नियत थी मीडिया को नियंत्रित करने की, नई तो है नहीं। हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि कितने सारे पहले पत्रकार बिके, नहीं बिके तो नौकरी से गए, जब नौकरी से भी चले गए तो उसके बाद में चैनल को खरीद लिया गया। तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। मेरे सरी के लोग जो एडिटोरियल पेज के लिए लिखते हैं, हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम जैसे लोगों को किस प्रकार से सेंसर किया जाता है, किस प्रकार से कम किया गया छपना, वो एक बहुत अलग स्टोरी। लेकिन यदि हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें और एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हम निर्भया कांड के बाद में इस देश में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि लड़कियों के प्रति, बच्चों के प्रति हम आम लोगों को सेंसेशन संवेदनशील बना पाएंगे, उसमें हम असफल रहे हैं। ये जितने लोग हैं जिनको हम ट्रोल कह रहे हैं, यदि उनका आज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें तो ये लोग पोटेंशियल रेपिस्ट हैं जी। इनको जब मौका मिलेगा तब ये बलात्कार करेंगे। आप सोचिए कि उस हिमांशी नरवाल के बात को कल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट किया कि आप देखो वो 6 दिन की शादी के बाद विधवा हुई लड़की वो क्या कह रही है, क्या आप उसकी भावनाओं को समझते हैं सांप्रदायिकता को लेकर। हाईकोर्ट ने उसका बकायदा पूरे एक पैरा में उसको कोट किया। हम ऐसे बच्चियों को, जो लोग देश की भावना को समझते हैं, उनके साथ बलात्कार करने की बात कर रहे हैं। आप कोई भी सवाल करिए सोशल मीडिया पे, जो आरएसएस का आदमी वो आपसे सीधे बोलेगा मूल्य की औलाद। अब क्या मूल्य की औलाद होना क्या देशद्रोही होना है? क्या सभी मूल्य या मूल्य की औलाद देश के विपक्ष में है? हमारे पास तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि डीआरडीओ के डायरेक्टर से लेकर ध्रुव सक्सेना तक जितने लोग पाकिस्तान के लिए सरेआम काम कर रहे थे वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे। देश में जितने बड़े हत्याकांड हुए जिसमें देश की राजनीति ढुलमुल हो गई, जिसमें महात्मा गांधी की हत्या से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या से लेकर जगन्नाथ मिश्र तक की हत्या की बात है, उसमें किसी में कोई मुल्ला शामिल नहीं था। कौन शामिल था? दुर्भाग्य क्या है राजीव जी की आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी आप जब बौद्धिक बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, दिमाग की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे, तो उसका जहां पर नेकर बांधते हैं और जहां तक नेकर का घेर जाता है उसके बीच के जो अंग है केवल उसकी बात करते हैं। बेसिकली ये लोग यौनिक रोग से कुंठित होते हैं और इनकी यौनिक कुंठा जो है वो हर जगह काम करती है। आप देखिए बाबा रामदेव कह रहा है हर आदमी आपदा में अवसर तलाश रहा है। बाबा रामदेव कह रहा है कि मैं अगला जो मेरा योग का आश्रम है वो कराची में खुलेगा। अरे भाई उस देश के 25 करोड़ मूल्यों को तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो, कराची में खोलने का वहां के 20 करोड़ और ले लोगे तो क्या करोगे? और जो चीज करना चाहिए विशुद्ध रूप से
इस देश का हर आदमी चाहता है कि आप जिसने भी आतंकवादी हमला किया है उस पर कड़ी कार्रवाई करें। यदि वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है तो उसको सरेआम घोषित करें और करें। न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 दिन पहले का लेख था, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि भारत आज तक विश्व समाज को तार्किक रूप से ऑफिशियली बता नहीं पाया कि इस हमले में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हर जगह ये आ रही है कि जो इतना सेंसिटिव इलाका था, जिस राज्य के हर 1 किलोमीटर सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको रोक के आपका आधार से लेकर निराधार तक सब चेक करती हैं, वहां पर इतने बड़े इलाके में जहां पे 2 से 3 हजार लोग थे, वहां पर जहां पे पहुंचने में आपको 1.25 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, वहां पर एक होमगार्ड भी नहीं था। आखिर सवाल ये वहां पे खड़ा हो रहा है, यदि आप सवाल खड़ा करो तो आप मुल्ले की औलाद हो गए, पर यदि आप ये बोलो कि नहीं देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो, देश के खुफिया तंत्र के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो, तो आप फिर आडवाणी जी की औलाद हो जाओगे। अब आप देखिए, हमने आज की खबर देखी है, भारत सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक, क्या मास्टर स्ट्रोक, इमरान खान का ट्विटर हैंडल बंद किया। अब इमरान खान तो 14 साल की सजा काट के जेल में है, उसके ट्विटर हैंडल से क्या होगा। और पाकिस्तान के पक्ष में आप देखो तो पाकिस्तान में सरेआम ही हल्ला है कि इमरान खान को इंडिया की सरकार का सपोर्ट है। दूसरा, आपने बोला कि हमने डाक बंद कर दी। मेरा अपना अनुभव है, अभी 1 साल पहले ही मुझे कोई किताब भेजनी थी, मुझको खुद को पोस्ट ऑफिस ने मना किया कि इंडियन पोस्ट का पाकिस्तान के लिए कोई सर्विस नहीं है। उसके बाद में देश की 8 बड़ी कंपनियां डीएचएल से बाकी लेके जो फॉरेन किताबें यानी पैकेट्स भेजती हैं, उन सब से मैंने कांटेक्ट किया, किसी ने भी पाकिस्तान पैकेट भेजने से मना कर दिया। मैं बोला हमारे सर्विस नहीं है। उसके बाद में दुबई के रास्ते, मैंने दुबई किसी को भेजा, दुबई से वहां गया। तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है। हम इमरान खान का ट्वीट बंद करते हैं और डाक जो पहले से बंद है उसकी एक बार फिर घोषणा कर देते हैं, जैसे हमने टिकटॉक बंद किया था। अब आप दुर्भाग्य देखिए जी, सूचनाओं का प्रसार बंद होने से हमारे यहाँ क्या होता है, कल हमारे पूरे मीडिया ने उड़ाया कि इमरान खान के साथ में राघोजी कांड हो गया और इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट है जी, जबकि वो फर्जी रिपोर्ट है, वो फर्जी न्यूज है। हम उस न्यूज में मजे क्यों ले रहे थे, इमरान खान के साथ लीजिए मान लिए हो गया, तो क्या हमने पहलगांव का बदला ले लिया क्या उससे, उस खबर को प्रचारित करके। अब आप पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूब चैनल में देखो तो कहते हैं कि इजरायली महिला सैनिक आई थी, उनके कहते भारतीय फौजी ने ये कर दिया, फलाना भारतीय फौजी अफसर को सस्पेंड कर दिया गया। हमने क्या किया कि सूचनाओं के जो तार्किक और प्रामाणिक माध्यम थे, जैसे कि मैं खुद 2 अखबार डॉन और ट्रिब्यून एक्सप्रेस रोज पलट के देखता था, खास करके सिंध नदी के पानी को लेकर उनका क्या नजरिया है, अरब कंट्रीज क्या उनको रिस्पॉन्स कर रही, क्योंकि वो भी सब कर रहे हैं जी। उन्होंने 2 दिन से सभी अखबार बंद कर दिए पाकिस्तान के, हम अब पाकिस्तान के अखबार नहीं देख सकते। शायद वहां भी उन्होंने ये कर दिया होगा, यानी पर्सन टू पर्सन थोड़ी सी जो फेयर इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको आप बंद कर दो। जब फेयर इंफॉर्मेशन बंद कर दोगे तो आपको जो र्यूमर्स है, अफवाह फैलाने में और जो कमर के नीचे की बातें करने में आप आनंद दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं कि ये घटना निश्चित ही पहलगाम से जुड़ी नहीं है, लेकिन मीडिया के प्रति बीजेपी के गवर्नमेंट का नजरिया आप देखिए। अभी 1 मई को मध्य प्रदेश में भिंड में एसपी ने 8 पत्रकारों को एक-एक करके बुलाया और अपने ऑफिस में इतना चप्पलों से मारा कि उनके पेशाब निकल गई, और उनका केवल आरोप था कि ये अवैध रेत खनन को लेकर न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं। और वहां पे शर्म नहीं है, आज की तारीख तक स्टेट गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की। ऐसी घटना थी छतरपुर की, छतरपुर में 10 साल से 8 बार एनजीटी एक ऑर्डर कर चुका है कि किशोर सागर तालाब है उस पे से कब्जा हटाओ। तो एक पत्रकार है जो उस केस को डील कर रहा है, उसने फेसबुक पे लिख दिया कि लगता है एसपी कलेक्टर ने किशोर सागर खत्म करने की सुपारी ले ली है। पटवारी से थाने में रिपोर्ट करा दी कि इस पत्रकार ने एसपी और कलेक्टर के बारे में अभद्र भाषा की है और जनसंपर्क विभाग से नोटिस पहुंचा दिया। हर जगह छोटे से छोटे जगहों पर ये जो 2 वानगी मैं बता रहा हूं मध्य प्रदेश की, ये अकेले मध्य प्रदेश नहीं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जाकर देख लीजिए, जनसंपर्क अधिकारी जो है पत्रकारों की नकेल कसे हुए।
कि मेरे अलावा कोई वर्जन ना छपे। जी, तो हम ये ऊपर से नीचे तक हो रहा है, इसमें संजय शर्मा जी से लेके और भिंडर छतरपुर तक को आप जोड़ लीजिए, एक मानसिकता है ये। जैसे लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करना उनकी मानसिकता है, उसी प्रकार से मीडिया को और स्वतंत्र आवाज को नियंत्रित करना उनकी मानसिकता है। ये आरएसएस की मानसिकता है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिर लेकिन नियंत्रित कब तक करते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, क्या लगता है कहीं रोक लगेगी या डर के राजीव जी फिलहाल तो नहीं, डर के तो नहीं रहना है। डर के रहने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम ही डर के रह जाएंगे तो फिर देश जो है वो कहाँ जाएगा फिर। और उनका मकसद पूरा हो जाएगा कि डराने का, कि जो डराना चाहते हैं वो डरा रहे हैं। तो डरने से तो काम नहीं चलने वाला है। आवाजें उठती रहनी चाहिए और आवाजें उठ रही हैं लगातार। और जो घटनाएं राज्य की हो रही हैं बहुत चिंताजनक है, और लगातार ये घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं। अब मीडिया पे कब्जा है, मीडिया को परेशान किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आखिर पैमाना क्या है। अब सवाल ये भी उठना चाहिए, क्या ये सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? अब भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है राजनीति, या जो हमारा मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है, मिनिस्ट्री की एक गाइडलाइन आई कि आप कोई भी लाइव रिपोर्टिंग सेना की गतिविधियों की नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं कि एक जो है सुबह से शाम तक जो विदेशी खबरें बहुत चलाते हैं, पाकिस्तान की खबरें बहुत चलाते हैं, उस चैनल की एक संवाददाता जो बाकायदा बॉर्डर पर जाकर वहां से बता रही है कि ये बहुत कठिन है, और ये यहाँ पे देखिए कितने फीट पानी या बर्फ जमी हुई है, और यहाँ से हमारी आर्मी जो किस तरीके से मूव करती है। अब क्या ये जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? राजीव जी, मतलब मिनिस्ट्री की गाइडलाइन ना भी आई होती तब भी ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था। तो 4 PM के लिए आप जो कह रहे हैं कि साहब उससे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा हुआ, तो वो बताया जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जो है, जो मुख्य धारा का जो मीडिया का आता है उसकी रिपोर्ट है, वो खतरा है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। इसी तरीके से सबसे तेज जो चैनल कहा जाता है उसकी एक एंकरानी जाके बता रही है कि देखिए ये पेड़ जो है इसमें आके आतंकवादी छिप सकते हैं, 2 लोग यहाँ छिप सकते हैं। बता रही है कि सेना जो बॉर्डर है वहां पे जाके कहाँ बंकर जो है वो बने हुए हैं, और यहाँ जो है वो इंतजाम किया गया है बंकरों का। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार करे कार्रवाई, करे इन चैनलों पर कार्रवाई। तो आपका जोर जो है उन पर चल रहा है जहां पे आप जाके नकेल कस सकते हैं, और जो आपका एजेंडा नहीं चला रहे हैं, जो आपका एजेंडा चलाता रहा है बहुत अच्छा है, वो जाके सीरियसली वहां से बॉर्डर से रिपोर्टिंग भी कर रहा है कि यहाँ हमारी चौकियां बनी हुई है और यहाँ हमारे बंकर बने हुए हैं। और आप जो अपनी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं उसमें साफ बता रहे हैं कि इससे जो है आप बता रहे हैं कि साहब जो 26/11 का हुआ था और कारगिल का हुआ था, इससे जो दूसरी ताकतें थी उनको फायदा हुआ था। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि सवाल जो है नहीं पूछना है। भाई सवाल पूछना हो सकता है कि कोई आदमी शिष्टता की सीमा लांघ रहा हो, तो उस पर कार्रवाई उस शिष्टता की कार्रवाई लांघने के लिए हो सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हो सकती है। आपको लगता है कि किसी थंबनेल में कहा जा रहा है कि अमित शाह चप्पल छोड़ के भाग गए, इस तरीके का थंबनेल लगाया, तो अशिष्टता की भाषा में आता है, पत्रकारिता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा, इसके आधार पर चलो आप नहीं बंद कर सकते। आप बंद करेंगे तो इस पर कहेंगे भाई इसने अशिष्टता की है, ये पत्रकारिता के उसमें बाहर है। आपका जो नया आईटी आया है जिसमें आपके सारे चैनल से जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, जो वेबसाइट चल रही है, जो करंट अफेयर्स करती हैं, आपने उनसे लिए एक अंडरटेकिंग कि भाई आपका एक मैकेनिज्म होगा, उसमें आप डाउन करेंगे, ऐसी कोई खबर होगी आप अगर आपको कहा जाएगा, आपका एक मैकेनिज्म होगा कि भाई आपके ऊपर एक बड़ी कमेटी होगी, आप उस पर जा सकते हैं, उसे करेंगे, वरना भी मिनिस्ट्री करेगी। तो क्या इस मामले में 4 PM के मामले में आपने उस प्रक्रिया का पालन किया? क्या आपने उसको कोई नोटिस दिया कि आपकी इस रिपोर्ट से या आपके इस थंबनेल से सरकार को आपत्ति है और आपने इसका उल्लंघन किया? आपके पास आईटी एक्ट था नया जो आपने कराए हैं, हालांकि उसको चैलेंज दिया हुआ है कर्नाटक हाई कोर्ट में, लेकिन चलिए वो जब तक चैलेंज है तब तक कानूनी प्रक्रिया अभी तो है वो कानून, तो आप उसमें दे सकते थे, आपने उसमें भी नहीं दिया। तो ये एक तरह से राजीव जी कहा जाए कि वो मतलब ये कि आप जो है एक को डराकर और बाकियों पर आप जो है वो हमला करना चाहती है, बाकी सब डरकर रहे और कोई सरकार से सवाल ना पूछे। सीधा सीधा मकसद राजीव जी ये है, क्योंकि वो 4 PM जो है वो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, हम सब बातें वो नहीं करना चाहते, क्या क्या बातें क्या क्या नहीं है, लेकिन आपने जो निशाना चुना वो आपने ऐसा निशाना चुना कि आप उसके जरिए लोगों को बताना चाहेंगे देखिए साहब वो
नंबर 1 जो खुद को कहता था या जिसके 70 लाख जो थे वो सब्सक्राइबर थे, हमने उसको बंद कर दिया, तो बाकी जो छोटे छोटे भी पूछ रहे हैं वो खामोश हो जाएंगे। जब 70 लाख वाले को हम बंद कर सकते हैं, तो जिसके 1 लाख है, जिसके 50,000 है, जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहा है वो खामोश हो जाए। तो ये जो रणनीति है राजीव जी, ये असल में ये रणनीति राष्ट्र सुरक्षा के लिए इसकी खतरा है। तो ये अगर सवाल नहीं उठेंगे तो सरकार को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि जनता क्या सोच रही है। भाई हम लोग भी राजीव जी यहाँ जो बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग 100 लोगों से दिन में मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अच्छी बुरी सबको ये बातें होती हैं, और उन बातों के आधार पर हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जनता क्या सोच रही है किस मसले के ऊपर, क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो अगर ये बातें नहीं आएंगी सरकार के सामने फिर सिर्फ वही आएगा जो उनको आईबी बताएगी, LIU बताएगी, पुलिस बताएगी और जेएम साहब बताएंगे। तो वो जो चीजें पहुंचेंगी वो छनी हुई चीजें होंगी और सरकार खुद गुमराह होगी। मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब सरकार के खिलाफ बड़ा माहौल जो देश के अंदर बन गया और चुनाव हो गया तो सरकार उभर आएगी। तो हम लोग जो राजीव जी बात सवाल उठाते हैं वो जाहिर सी बात है कि जनता के सवाल होते हैं, वो सवाल यहाँ उठाए जाते हैं। आपको बेशक आपत्ति हो सकती है किसी के थंबनेल से कि उसने थंबनेल में गलत लिख दिया कि साहब मोदी जी ने ऐसा करा दिया कि उसने ऐसा करा दिया, आप इस पर दे सकते थे नोटिस, आप कह सकते थे अपना ये वीडियो आप डाउन कीजिए। और फिर अच्छा अब राजीव जी कह देते थंबनेल चेंज कर लीजिए। और जो अब राजीव जी तकनीक आ गई है, ठीक है आपने बंद कर दिया, लेकिन क्या आपने VPN रोक लिया है? बहुत सारी चीजें क्या आपने यहाँ प्रॉक्सी रोक ली है? अब पाकिस्तान के साथ आपने ट्विटर हैंडल बंद कर दिए, तो उससे क्या यहाँ नुकसान हो जाएगा? कितने लोग जो थे इमरान खान का ट्विटर हैंडल जाके देखते थे, कितने लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान वो एक अलग चैप्टर है। मैं उस चैप्टर को कुरेदना इसलिए नहीं चाहता हूँ अमलेंदु जी, इसलिए नहीं कुरेदना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान और वो नेशनल सिक्योरिटी, भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करे क्या करे ये सारी चीज़ें मोदी जी जाने, सरकार जाने। लेकिन यहाँ जो हमारा रोल है, आपका रोल है, हम जो यहाँ 6 लोग 5 लोग बैठे हैं, हम सबका जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बोलने की कितनी आज़ादी है ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या हम कोई भी सवाल अगर खड़ा करते हैं, जो जयशंकर जी जो बात कह रहे थे, जिस बात को लेकर पंकज चतुर्वेदी जी के पास में आया था कि अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप सवाल मत पूछिए, जो ये लाइन, ये ट्रेंड है, ये गड़बड़ है, तो ये आप आइडेंटिफाई कर दीजिए, फिर एक रेड लाइन बना दीजिए, जो लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, कि इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं जाएंगे, जब यही होगा तो यही करेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो हम लोगों ने अभी तक हम लोग करते आए हैं, देशबंधु ग्रुप के 67 ईयर्स हो गए इसी 17 अप्रैल को, 67 ईयर्स, 67 साल से जिस पत्रकारिता को हमारा मीडिया हाउस करता आया है उसी राह पे तो हम चल रहे हैं। लेकिन कल को आप कहेंगे कि नहीं, पहलगांव का प मत बोलिए, पाकिस्तान का प मत बोलिए, कश्मीर का क मत बोलिए, तो फिर करें क्या? सवाल तो पूछेंगे। आखिर हमसे भी, हमारा भी तो कमिटमेंट है जो हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। इसलिए चाहे वहां संजय शर्मा हो, चाहे वहां डॉक्टर मेदुषा हो, चाहे वहां नेहा सिंह राठौर हो, या कुणाल कामरा हो, या BBC की डॉक्यूमेंट्री हो, कुछ भी हो, सवाल तो कई आएंगे। इसलिए जरा प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, लेकिन क्या लगता है आपको, यहां पर एक गंभीर मसले पे हम लोग बात कर रहे हैं और कई सवाल पूछे मेरे एक साथी ने, मैं कल भी रिपीट किया था, परसों भी, आप लोग भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या बताएं भाई? मैं ये सवाल पूछता हूं उन्हीं लोगों से कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो ही नहीं रहा तो युद्ध के बारे में क्या बताऊं? गाइडलाइन है INB की, गाइडलाइन में यह बताया गया, अभी 4 दिन पहले जो आया नोटिफिकेशन, उसमें यह बताया गया कि आप सेना के मूवमेंट की कोई भी खबर नहीं बताएंगे। हमने रोक दिया, नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो जो दीवारों पे टंगा हुआ मीडिया है वो बार बार हर मूवमेंट को दिखा रहा है। मैं रोज देखता हूं, सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठकर देखता हूं, चैनलों को चेंज करता हूं, हमारी मजबूरी है चैनल देखना, लेकिन जब चैनलों को चेंज करता हूं तो वो मूवमेंट ही दिखाए जा रहे हैं। उनके ऊपर कोई आफत नहीं है, लेकिन संजय शर्मा 4 PM के ऊपर आफत है, क्योंकि उन्होंने कोई खबर, कोई सवाल पूछ दिए। नेहा सिंह राठौर ने कुछ सवाल कर दिए, डॉक्टर मेदुषा ने कुछ सवाल कर दिए, और ये तो छोड़िए, हिमांशी ने क्या कहा था? हिमांशी ने इस देश की एकता अखंडता की बात की थी। हिमांशी नरवाल ने क्या कहा कि किसी भी मुसलमान को, किसी भी कश्मीरी को आप उनके साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, यही तो कहा। या नैनीताल की शैला नेगी ने क्या कहा? यही तो कहा कि आप, किसी एक ने गलती की है, इसको आप सामाजिक तौर पर मत कीजिए।
आप एक समाज के बहिष्कार ही नहीं बल्कि उसके साथ मारपीट और बिल्कुल खत्म कर देने पर आमादा हैं आप। यही तो था। तो इसलिए प्रेम कुमार जी, यहां बहुत गंभीर सवाल उठता है कि आखिर करें तो क्या करें। जी राजीव जी, समस्या यही है कि जो नियम सरकार लाती है उस नियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विरोधियों के खिलाफ होता है। उन्हीं नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, रोज उड़ाई जाती हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा भी नहीं है कि अभी के जो उदाहरण हैं वो तो आपने बताए, लेकिन संसद भवन के भीतर भी तो हेट स्पीच हुए जी। क्या एक्शन दिखा? कोई एक्शन तो नहीं दिखा। लेकिन संसद भवन के भीतर अगर अपोजिशन कुछ बोलता है तो उसको तुरंत एक्शन दिखता है। यही संसद के बाहर भी होने लगा है, क्योंकि वहां से सब कुछ नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है संदेश। पुलिस को भी पता होता है कि किसके ऊपर में एफआईआर लेनी है और किसको डांट कर भगा देना है। उसको पता होता है कि सरकार की कायरता को बताने वाली बातें जो करेगा उसके खिलाफ नियमों के हवाले से बंदिशें होंगी, और सरकार की फर्जी बहादुरी की बातें जो करेगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो जो आप थंबनेल की बात कर रहे हैं, संजय शर्मा 4 PM, ठीक है, हम भी बहुत सहमत नहीं होते कि थंबनेल को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए और अंदर कंटेंट कुछ और हो। ये उचित पत्रकारिता नहीं होती है। लेकिन यही काम टेलीविजन चैनल्स के थंबनेल पे भी तो दिखता है। उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए जी, वो भी गोदी क्या नाम से प्रचलित है, उनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो इस तरह से नरेंद्र मोदी के, प्रधानमंत्री के झूठे बहादुरी के किस्से, पाकिस्तान के मटिया मेट हो जाने के किस्से, हिंदू मुसलमान का जब सवाल आता है तो मुसलमान के खिलाफ भाई कोरोना बम, कोरोना जिहाद, मुस्लिम फैला रहे आतंकी, ये कोरोना मुस्लिम आतंकी, इस तरह से भी बड़े पूरे थंबनेल पड़े हुए हैं, सर्च कर लीजिए। तो क्या उन थंबनेल पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? और वो थंबनेल के पर हम ये नहीं कहते कि देश विरोधी का एक्शन लगाइए और वो गद्दार हो गए, ऐसा मत करिए। लेकिन सिंपल जो पत्रकारिता जो होती है, नफरत फैलाने की तो नहीं होती ना। वहां पत्रकारिता में नफरत के लिए कहां जगह है? लेकिन नफरत जहां घुस गई वो पत्रकारिता ही नहीं है। तो नफरत जो फैला रहे हैं उसको आप कुछ नहीं कर रहे, और जो व्यक्ति सरकार से सवाल पूछ रहा है उसको आप तरह तरह से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि अब बोलने की आजादी खत्म की जा रही है। बोलने की आजादी खत्म करने का मतलब क्या है कि जैसे थानेदार सबके सामने में एक व्यक्ति को झन्नाटेदार तमाचा जड़ दे तो आसपास सब लोग डर जाते हैं। उसके पास ऐसा नहीं कि बहुत संख्या होती है, लेकिन ताकत होती है, एक चमाटा भी काफी होता है। लेकिन उसी तरीके से ये 1, 2, 4 कुछ लोगों को सरकार अगर इस तरीके से पनिश करेगी, टॉर्चर करेगी, चैनल बंद करेगी, बोलने की आजादी खत्म करेगी, तो इसका मैसेज सब पर जाएगा। फिर तो प्रेम कुमार को भी बोलने में डर लगेगा कि भाई कुछ ऐसा बोल दे तो हो सकता है कि कल को हमारे घर में पुलिस आ जाए, कल को तो हम थोड़ा सहन कर बोले, थोड़ा लिमिटेशन में बोले। क्या जरूरत है पंगा में लेने का, क्या जरूरत है फंसने का? हमारे रिश्तेदार भी बोलेंगे, हमारे शुभचिंतक भी बोलेंगे, भाई तुम्ही को सूझी है क्या, हर बात में फटर फटर बोलते हो, थोड़ा चुप हो जाओ, माहौल को देखो, शांत रहो। ऐसे ही तो नसीहत मिलती है। तो हम उन नसीहतों पर चलेंगे तो फिर सच कौन बोलेगा? बिल्कुल, ये स्थिति बनती है। इसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा। ये पहरेदारी कर दी गई है। हमें तो 1-2 नाम दिख रहे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक पहलू है जो कि बहुत बड़ा है। दूसरा जो पहलू दिख रहा है जिसमें कि उत्तराखंड का मामला है कि एक हिंदू महिला परेशान है, कराह रही है, उस भीड़ से, उस उन्मादी भीड़ से जो
एक बलात्कार की घटना पर उत्तेजित है। बलात्कार की घटना पर उत्तेजना बहुत जायज बात है, लेकिन बलात्कार की घटना पर उत्तेजना के बाद एक और बलात्कार की धमकी देना, ये कितना कितना नृशंस है, क्रूर है, बर्बर है। मुझे याद आता है राजीव जी, ऐसे ही टीवी चैनल में डिबेट में मैं था, एक रिटायर्ड मेजर लेवल के अधिकारी, हो सकता है मैं थोड़ा कम ही पद बोल रहा हूं, और भी बड़े पद थे, समसिन्हा नाम था उनका, अभी भी दिखते हैं टीवी पर, मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने टीवी में कहा, टीवी के चैनल में कहा कि बलात्कार के जवाब में हमारे सेना को भी बलात्कार करना चाहिए। ये हमारे सेना के अफसर जब कह रहे थे तो मैं लड़ गया, और लड़ने का यही सोच है। आप बलात्कार की को गलत बता रहे हैं तो फिर क्या जवाब में बलात्कार करेंगे? ये हम इस विषय पर तो फिल्में भी बनी हैं, जब महिलाएं खड़ी होती हैं बलात्कारियों के खिलाफ कि पुरुष वर्ग ही तो बलात्कार करता है, चाहे बदला लेने के नाम पर करे, चाहे जिस नाम पर भी करे, तो पुरुष के खिलाफ महिलाएं खड़ी होती हैं, उसको हम स्त्रीवादी सोच और उस हिसाब से सराहते हैं। तो ऐसे लोग जो वहशी बन गए हैं, जो बलात्कार के नाम पर बलात्कार करने के अवसर ढूंढ रहे हैं और उसको राष्ट्रवाद और हिंदूवाद और हिंदुत्व और धर्म से जोड़ रहे हैं, ये आज सबके लिए सोचने का समय है। न तो हम अपनी सेना को किसी का बलात्कार करने की इजाजत दे सकते हैं, सेना की मालिक असल जनता है, सेना जनता से बड़ी नहीं होती है। सेना को हम बलात्कार करने की और ऐसा बोलने की भी इजाजत नहीं दे सकते सीधे तौर पर, और न तो हम किसी वैशी भीड़ को कह सकते हैं कि आप बलात्कार का बदला लेने के लिए जाके बलात्कार करिए। अरे फिर यहाँ हिंदू मुसलमान कहाँ रह गया? ये तो बलात्कारियों का एक धर्म बन गया, बलात्कार का एक रिलीजन हो गया बलात्कारियों का। तो क्या बलात्कार रिलीजन बनाएंगे क्या इस देश में? जो हिंदू न मुसलमान होगा बलात्कारी होगा? तो इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और डर को धक्का मार करके खड़ा होना होगा। जो अंजाम होना हो, लेकिन हमें सच बोलना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन किसी एक का विचार, और वो भी ऐसा विचार। जयशंकर जी कुछ जोड़ रहे हैं? जयशंकर जी, जयशंकर जी। जी नहीं, मुझे अभी थोड़ा निकलना होगा। अच्छा जी जी, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं जान रहा हूँ आप जहाँ हैं गांव में हैं और आप जुड़ गए। बहुत इंपॉर्टेंट मसले पे हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए आपको स्पेशली मैं चाहता था कि आप जुड़ें, आपके विचार भी। और इसमें ज़रा अब आगे ये समझना ज़रूरी है, हम लोग जो अभी तक हो रहा है उस पर तो चर्चा कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने खुली छूट दे दी सेना को भारत और पाकिस्तान के मसले पे, जैसे विपक्षी दलों ने खुली छूट दे दी नरेंद्र मोदी को सर्वदलीय बैठक में कि आपको जो करना करिए, हम आपके साथ हैं। जब देश का नाम है, देश की एकता अखंडता की बात होती है, तो हम सब साथ हैं, उसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश के अंदर पहलगाम मसले के बाद अगर हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़े, अगर चुन कर कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो कश्मीरी हों या मुस्लिम हों, उनके बीच अगर उनके ऊपर प्रहार बढ़े, तो ये आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सरकार की भी है कि इसको रोका जाए, और ये जिम्मेदारी हमारी आपकी यानी मीडिया की भी है कि आवाज बुलंद की जाए, इसलिए जरूरी है। जयशंकर जी। नहीं, बिल्कुल राजीव जी एकदम सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे बलात्कार की बात बार बार हो रही है, हिंदू बलात्कारी, मुसलमान बलात्कारी, उसके लिए एक बच्ची के साथ बलात्कार की धमकी दी जा रही है। ये हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार उस समय कहाँ चले गए जब कुलदीप सिंह सेंगर ने एक हिंदू बच्ची के साथ ही बलात्कार किया था? पता चला उस समय तो कोई नहीं गया उसके घर पे कि उनका उड़ा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, कर दिया जाए। बगल में बुलंदशहर में जब हुआ, एक बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। इस तरह के तमाम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं देश में। जब किसी दलित बच्ची के साथ, ओबीसी बच्ची के साथ या किसी और बच्ची के साथ हमारे हिंदू धर्म के लोग, हमारे लोग बलात्कार कर रहे हैं, तब हमारा हिंदू समाज कहीं जागता नहीं। कभी उसका बलात्कार के विरुद्ध उसकी भावना नहीं जागृत होती है। ऐसा क्यों?
एक हमने ऐसी अंधी सुरंग में लोगों को डाल दिया है जहाँ ऐसी नफरत पैदा हो गई है कि हमारे बलात्कारी उनके बलात्कारी, मतलब ये हालत हो गई है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जब जेल से छोड़ा गया तो लोगों ने फूल मालाएं पहनाई। अब इससे शर्मनाक बात हो सकती है क्या इस देश के निजाम में, इस देश के लोकतंत्र में? और दूसरी बात है, जैसे हो रहा कि सवाल पूछने का, देखिए सीधी सी बात है कि असहमति किसी भी सरकार को अच्छी नहीं लगती है, बात ठीक है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे हम। भाई हम लोग तो वो लोग हैं राजीव जी, जब इमरजेंसी में भी सवाल करते थे, उसके पहले नारा ही हमारा यही होता था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। तो जब हम उस समय नहीं डरे तो आप क्या डरने वाले? मरते दम तक सवाल करेंगे हम, सच को सच कहेंगे हम, गलत को गलत कहेंगे हम। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई बाकी छोड़ दीजिए, मेदुसा क्या कर रही हैं, नेहा सिंह राठौर क्या कर रही हैं, डीबी लाइव क्या कह रहा है, संजय शर्मा क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या कर रहे थे, उन्हीं सवालों के जवाब दे दीजिए। जो बैठ के कहते थे कि साहब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार, दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, तो दिल्ली की सरकार जिम्मेदार तो आज आप ही है ना, तो आज आप जवाब दे दीजिए, तो उन सवालों का भी जवाब दीजिए। आज विपक्ष आपके साथ खड़ा, हमारे जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं कि भाई ठीक है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ है, आपके साथ है। आपने क्या किया था जब मुंबई पे अटैक हुआ था, तो आपने अगले ही दिन विज्ञापन छाप दिया था पूरा का पूरा। आपने शिवराज पाटिल को निशाना बनाया था, कहा कि साहब कपड़े बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी आज क्या कर रहे हैं? कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं कोई खबर ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, सवाल तो लोग पूछेंगे। आप बंद करिए, जेल में डाल दीजिए, मुकदमे चला लीजिए, नोटिस दे दीजिए, डराइए धमकाइए। हाँ ये जरूर है कि समाज का वो तबका जो चुप साधे बैठा हुआ है, चुप्पी साधे बैठा हुआ है, ठीक है जिसको हो रहा, हमको क्या लेना देना। हालांकि वो सब हर शख्स इन सारी समस्याओं से रोजाना दो चार हो रहा है। जब तक खुल करके आप नहीं बोलेंगे, ये हो सकता है कि अंदर का असंतोष जल्दी सत्ता को दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से इंदिरा जी को भी नहीं दिखाई देता था 1974-75 में, 76 में क्या हो रहा था, सेंसरशिप हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन चुनाव हुआ तो उनकी पूरी पार्टी साफ हो गई। तो मोदी जी और अमित शाह जी को भी ये याद रखना चाहिए, आरएसएस के लोगों को भी ये याद रखना चाहिए कि भाई जनता को दबा करके रखा आपने, डरा करके रखा आपने, तो खुल करके सामने आज नहीं आ रहे हैं। लेकिन हो ना हो कल को ऐसा दौर आएगा जब आप कहीं के रहेंगे नहीं, जब आपको तब लोग खोजना शुरू कर देंगे, कहेंगे आपने ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, उसका जवाब क्या है। इसीलिए जैसे वो कहा ना कि कोई इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे, मुझे रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर उसी पे जवाब देता है शायर, मैं बताऊं काफिले क्यों लुटे, मैं बताऊं काफिले क्यों लुटे, तेरा रहजनों से था वास्ता, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से मलाल है, तेरी रहबरी पर मलाल है। ये हालत आज हो गई। अब जवाब बताते नहीं है। भाई पुलवामा हो गया, कितने साल हो गए पुलवामा के, आज तक नहीं बताया आपने कि उतने 780 या कितने किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुंच गया था वहां पर। आज तक नहीं बता पा रहे हैं कि पहलगाम जैसी जगह पे सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था, क्यों नहीं था। उतने घंटे अगर वो लोग सीमा पार करके आए हैं, AK-47 राइफलें लेकर के आए हैं, अब एक नई कहानी गढ़ी जा रही है कि उनको लोकल लोगों ने दे दिया, तो किसने क्या कर दिया। तो भाई उसमें आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आप तो कह रहे हैं कि 370 के बाद इतनी स्थिति बदल गई है कि अब तो कुछ हो ही नहीं वहां पे, चप्पे चप्पे पर CRPF है, लेकिन पहलगाम की बैसरन घाटी में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी साहब? और इतनी फुर्सत पे कैसे हो गए आतंकवादी साहब कि वहां करके गोलियां चला रहे हैं, जाति धर्म पूछ रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं, खतना चेक कर रहे हैं, उसके बाद आराम से गोलियां मार रहे हैं, गोली मार के टहलते हुए चले जा रहे हैं। हमारी सेना नहीं पहुंच रही है, हमारी CRPF नहीं पहुंच रही है, समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग। ऐसा क्यों है? कहीं किसी बात का तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, जवाबदेही तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी आप ही की है ना। कानून व्यवस्था भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है वहां पे, जो कि आपने जब से इसको केंद्र शासित रीजन की व्यवस्था बना दी है, तो भी आप ही के जिम्मे है। तो जिम्मेदारी तो आपकी है, उससे आप बचना चाहते हैं। तो कोई सवाल करना चाहता है तो उसको डरा करके आप गिरफ्तार कर लेंगे, उसका YouTube चैनल बंद कर देंगे, उसका ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर देंगे। गालियां राजीव जी हम लोग को भी पड़ रही है,
ट्विटर एक्स पे जो हम लोग कभी कमेंट कुछ भी लिख रहे हैं, कभी हो रहा है, तो ठीक है, आप गालियां देके अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि आपकी गालियों से, आपकी नोटिसों से, आपके प्रतिबंधों से हम डर जाएंगे, माफ करिएगा, हमारे जैसे लोग डरने वाले नहीं हैं। अब कोई भी कीमत सच के साथ खड़े रहने के लिए अगर चुकानी पड़ती है तो जयशंकर गुप्ता जैसे लोग तैयार मिलेंगे, हर समय मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और गांव में आप हैं फिर भी आप जुड़े और बहुत अहम मसले पे, बहुत इस इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर जिस पे आप अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं, यहाँ पर मामला जो है वो 4 PM का नहीं, मामला सिर्फ और सिर्फ मेदुसा या नेहा सिंह राठौर का नहीं, मामला जो है वो देश में बोलने की आज़ादी का है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का है। और आखिर इस पर पहरा कब तक और क्यों, सवाल बहुत हैं। और उसमें भी जब जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो ये पहरेदारी क्यों बढ़ जाती है? सवाल राजीव जी संविधान का है, सवाल संवैधानिक संस्कृति का है। संविधान केवल एक किताब नहीं है, वो एक कल्चर है। आपको उसमें जीना होगा, सीखना होगा। देखिए राजीव जी, हम आप पत्रकार हैं, हमारे पास 4 PM को बैन कर दिया, 4 PM कोर्ट जाएगा, कोई ना कोई रिलीफ उसको मिल ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिरे से वो जो है गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, वो पूरा जो प्रतिबंध है, तो कोर्ट से उसको रिलीफ मिल जाएगा। वो वकील भी हायर कर लेंगे, पत्रकार हैं, रिसोर्सफुल हैं। नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडुसा, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, इनको भी कोई ना कोई सामाजिक मदद मिल जाएगी। और ये क्योंकि सोशल मीडिया पे लंबे समय से हैं, तो इनको एक अभ्यास भी है कि ये जो नफरती लोग हैं इनसे कैसे डील किया जाए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक बात एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनको, लेकिन हिमांशी नरवाल और ये जो सामने हमारे दिख रही हैं शैला नेगी, इनकी अगर आप हिम्मत तोड़ेंगे, इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फोरम नहीं है, ये सामान्य नागरिक हैं और ये अपनी बात कह रहे हैं जिसका भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है, इसका अधिकार देता है। बड़ा सिंपल सा नियम है, प्रेशर कुकर की सीटी को अगर दबा के रखेंगे तो फट जाएगा कुकर, समाज रिएक्ट करेगा। और शैला नेगी को या हिमांशी को करोड़ों लोगों ने सुना है, ये भावना समाज में जा रही है। और मैं शुद्ध पॉलिटिकल बात अगर करूं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कंस्टिट्यूएंसी बना रही है कि नफरत के आधार पर वो सत्ता में बनी रहेगी, तो समाज करवट भी ले रहा है। पहलगाम की घटना उसका उदाहरण है कि जिनके घर के लोग, आप सोचिए कि हिमांशी नरवाल का पति की हत्या हुई, उसके सामने हुई, उसके बाद भी अगर वो नफरत भरी बात नहीं कर रही है तो समाज एक करवट ले रहा है। और अगर उस सिद्धांत पर, उस नफरत के आधार पर अगर आप एक राजनीति कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि उस राजनीति को भयंकर रूप से खतरा है। अब मैं आता हूँ कि पत्रकार, हमारा तो काम है सवाल पूछना राजीव जी। हम तो चैनल के संपादक थे जब 26/11 हो रहा 2008 में, ऑपरेशन चल रहा था मुंबई के अंदर ताज होटल में, और हमारे करस्पॉन्डेंट्स वहां पे थे, स्टूडियो में लोग थे, हम तब भी सवाल पूछ रहे सरकारों से। हमारे सवाल, पत्रकारों के सवाल पूछने पे ही तत्कालीन गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ था, शिवराज पाटिल का। केवल कपड़ा बदलने के मामले में नहीं हुआ था जी, उनकी कार्यकुशलता पे सवाल खड़े हुए थे, उनकी जिम्मेदारी में सवाल खड़े हुए थे, नैतिक सवाल खड़े हुए थे। तो सवाल पूछना पत्रकारों का काम है,
और इसकी इजाज़त भारत का संविधान देता है। तो एक छोटी छोटी बातें और मैं कहूँगा कि अगर भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)A है, और ये बातें सबको समझनी चाहिए कि जो हमारे दर्शक भी हैं वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनके ऊपर भी लागू होता है। ये आर्टिकल 19(1)A सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, पूरे सभी नागरिकों के ऊपर है। उस पर कोई कानून नहीं बना अभी तक। हमको जब पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, अभी संजय शर्मा का ही जो मामला है चैनल 4 का, ये मीडिया 1 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर जाएंगे अपने फोरम्स में, लीगल फोरम्स में। कानून नहीं है कोई इनके बचाव के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं। पत्रकारों के ऊपर कोई सवाल खड़ा होता है तो हम बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का सहारा लेते हैं। कानून नहीं है कोई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। और एक 30 सेकंड में केवल मैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जिक्र कर दूं ताकि लोगों को समझ में आए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है और सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है। बलवंत सिंह नाम के एक सरकारी कर्मचारी थे। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई वो सेक्रेटेरिएट के बाहर निकले कुछ अपने लोगों के साथ और उन्होंने नारा लगाया, खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा। मामला उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देशद्रोह नहीं बनता है, खालिस्तान जिंदाबाद कहने पर भी देशद्रोह नहीं बनता है। देशद्रोह तब बनता है कि जब वो खालिस्तान बनाने के लिए कोई आर्मी खड़ी कर रहे हो, कोई संगठन बना रहे हो, कोई उसका चंदा इकट्ठा कर रहे हो, कोई वेपन इकट्ठा कर रहे हो, तब बनता है। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक जाके संविधान को डिफाइन करता है, और इस सरकार को और हम समाज को देखना चाहिए। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकार को, समाज को ये सब देखना चाहिए। और अभी जितने मामले, और खासकर जो अभी 4 PM का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो भी देखा जाएगा कि वहाँ क्या होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर कई सारे सवाल हैं। पंकज जी, आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूँ। क्या यहाँ सवाल, अभिव्यक्ति, इन सब की बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो चल रहा है, जिसमें नफ़रत के बीज इस ढंग से उसके फसल काटे जा रहे हैं, कह सकते हैं हम, उस पर रोक, उस पर कुछ पाबंदियां जिस पे लगनी चाहिए, वो दिखाई देती हैं आपको? अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई अपील नहीं की है, इसलिए भी कुछ नहीं किया। एक्चुअल मैं प्रशांत जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। बलवंत सिंह वाले जो मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो एक प्रकार से नजीर है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस हर दिन लगभग उस जो डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का मतलब है कि वो एक प्रकार से आपका गाइडलाइन है, आपको उस अनुसार से संविधान को चलाना है, उसका वायलेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीने में कम से कम 20 मुकदमे ऐसे कायम हुए जिसके अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर या इजराइल के सामान की बिक्री का विरोध करने पर लोगों को मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया गया। जी। हो कह रहा है कि जो कानून की प्रक्रिया है, कानून की लड़ाई की प्रक्रिया है, वो 4 PM या हम सब लोग शायद लड़ सकते हैं, लेकिन वो जो आम आदमी है उसके लिए लड़ने के लिए उसको जो स्थानीय स्तर का वकील भी मिलता है, वो बेचारा इन सब चीजों को जानता नहीं। वो केवल CRPC या जो BNS है उसकी धाराओं को लेकर लड़ता रहता है। जी। तो मुझको लगता है कि आज का जो कार्यक्रम में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और खासतौर पे प्रशांत जी ने जो समझाया, आम लोगों को जो दूरस्थ बैठे हुए हमारे एडवोकेट्स हैं, उन लोगों को इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जो स्थानीय स्तर पर पुलिस मुकदमे कायम कर रही है, जब उसके प्रिवेंशन के लिए वो लोग कोर्ट में जाते हैं, पुलिस तो नहीं सुनती, पुलिस तो लाठी की भाषा सुनती, तो उनको इस प्रकार के बड़े मुकदमों का ही करना चाहिए। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JNFC के सामने भी मुकदमा जाएगा तो वो बाउंड होगा उसको उसी समय डिसमिस करने के लिए या रिलीफ देने के लिए। एक चीज। दूसरा चीज है कि देखिए हो क्या रहा है कि मोदी सरकार की जो एक दिक्कत है
जो छटपटाहट है उसको हमको आपको समझना होगा। उनकी छटपटाहट है अल्पमत की सरकार, एक चीज, और दूसरी चीज है उस अल्पमत की सरकार से ओवरकम होने के लिए वो किसी भी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को लगभग खत्म या बहुत कमजोर करके उसके एमपीज को सीधे अपने पाले में लाकर बहुमत के लिए प्रयासरत है जी। उनका जितना पूरा जुगाड़ और गुंताड़ा है इस समय अपने दम पर बहुमत लाने के कोशिश को लेकर है। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है कि ये थोड़ा सा हमारी पूरी चर्चा शायद आपको अलग लगे, पहलगाम वाली चर्चा, लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक अपने तरीके का असंतोष व्यक्त हो रहा है, क्योंकि 1.5 साल से उनके यहाँ चुनाव नहीं हुआ, उनका अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। इस बीच में बीजेपी के अंदर जो सामंतशाही और खासतौर पे आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, वो लोग मोदी के जातिगत जनगणना के निर्णय को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यदि आप एक्स पर देखें, जो बड़े बड़े भक्त हैं वो उस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक मोदी जी की बढ़ती उम्र, उनका उत्तराधिकारी कौन बने इसका संघर्ष, तीसरा पार्टी का जो इंटरनल तंत्र के अंदर जो छोटे छोटे असंतोष उभर रहे हैं, चौथा राज्य सरकारों में जो उन्होंने पर्ची वाले चीफ मिनिस्टर बैठाए उनकी इनकम्पेटेंसी जो है, जो उनकी अक्षमता है, ये बहुत सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए हैं जी। और राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है कि यदि हम एक युद्ध का करवा लेते हैं तो हम इन सब चीजों पे पर्दा डाल सकते हैं। उसमें महंगाई पे भी पर्दा डल जाता है, बेरोजगारी पे पर्दा डल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो अपेक्षा पहलगाम हमले के बाद में इन लोगों ने की थी, उस तरीके का उन्माद नहीं हुआ। आज जो टिकैत के साथ में, राकेश टिकैत के साथ में जो कल घटना हुई, उसके बाद में आज जो मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत हुई, वो एक मैसेज है जी। यदि चंद्रशेखर रावण नगीना का सांसद जो है राकेश टिकैत के पक्ष में अचानक खड़ा हो जा रहा है, या इकरा हसन सीधे बयान दे रही है, तो ये राकेश टिकैत का मसला नहीं है। जो मसला है वो ये है कि मेरा राष्ट्रवाद जो है तेरे राष्ट्रवाद से ज्यादा मजबूत है। यदि मैं नारंगी झंडा लिया हूं तो मेरा राष्ट्रवाद ही राष्ट्रवाद है, तेरा नहीं है जी। इसमें राकेश टिकैत वाली जो घटना है वो चीज की इसका उदाहरण है। तो जिस तरीके से पूरे देश ने रिएक्ट किया, पूरे देश में खासतौर पर साउथ से जो आवाजें आई, नॉर्थ से जो आवाजें आई, इन्होंने सोचा नहीं था कानपुर सरी की जगह में वो जो लड़की है वो ये बोल देगी। इन्होंने सोचा नहीं था कि हरियाणा की बच्ची ये बोल देगी। उससे ये एक इनमें फिर से कुलबुलाहट है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जान के चलिए, चूंकि हम लोगों को फौज के डिप्लॉयमेंट और उसके बारे में चर्चा नहीं करना है, इसके बावजूद बहुत आज तक के उदाहरण बहुत स्पष्ट हैं कि यदि फुल फ्लेज्ड युद्ध की तैयारी करनी तो कम से कम 3 से 4 महीने आपको मूवमेंट के लिए चलेंगे। और दूसरी चीज है कि विश्व ने इस समय जो घटना देख ली है, यूक्रेन सरीके छोटे से देश ने रूस को 2 साल से रोक रखा है, और गजा सरी की जगह में जो गुरिल्ला युद्ध चल रहा है वो इजराइल सरी के पावरफुल देश को वो अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पा रहे। आज भी हुजी ने मिसाइल छोड़ दिए। ये जो विश्व में युद्ध का ट्रेंड बदल गया है पिछले 10 साल में, कि अब रिमोट युद्ध है, आपका पैदल सैनिक का कोई महत्व नहीं है। और पिछले 2 साल में तो ड्रोन से युद्ध हो रहे हैं। ईरान में जो हमले हुए ड्रोन से हुए। ये जो स्ट्रेटेजिक चेंज है युद्ध को लेकर, इतना सरल युद्ध हम नहीं सोच सकते हैं। हमें अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि युद्ध के बाद में हम चुनावी हलवा खा सकते हैं, तो इतना सरल नहीं होगा। और ये चीज देश भी समझ रहा है और आम लोग भी समझ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि हमें युद्ध नहीं, दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। इसलिए मैं बार बार ये बात, क्योंकि अभी यूक्रेन रूस की बात जब आई तो ये पीएम का कहना है, उनका कथन है, तो क्या हम युद्ध की तरफ जाना पसंद करेंगे या बुद्ध की तरफ? ये हमारी सरकार को सोचना होगा,
युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी से ठीक थोड़ी देर बाद इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही आप देखिए, हर 15वें दिन आप देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ स्ट्रेट टॉक, सीधी बात बिना लाग लपेट के। 5 प्रमुख मुद्दों पे हम आज आपके सामने उनको लेके आ रहे हैं, बात करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात कि कल 5 तारीख है, वक्फ संशोधन अधिनियम जो कानून बन चुका है उस पर कल अभिषेक मनु सिंघवी फिर बहस करने वाले हैं। कल दिन में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 CJI के यहाँ इस पर बहस होगी। लाइव करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे और बहस के एक एक मसले को, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को आप तक हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए जरूर कल जुड़िएगा, लेकिन आज उस मसले पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ स्ट्रेट टॉक में, चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर पहलगाम में हुआ क्या और उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। चर्चा ये भी करेंगे कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी किया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उस नोटिस के मायने क्या हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। चर्चा मीडिया की भी करेंगे और चर्चा बहुत कुछ और भी है। तो इसलिए ठीक इस कार्यक्रम के बाद आप उस पॉडकास्ट को देखना मत भूलिएगा, स्ट्रेट टॉक विद अभिषेक मनु सिंघवी।